So previously we have studied chemical reaction and equations and how to balance the chemical reaction. And our next topic is types of reactions. Okay. So we have these categories of types of reaction, that are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction. ठीक है. फिर इसके अंदर में यहाँ पर तीन टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस. और रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर दो टाइप है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. इसको वन बाय वन डील करते हैं. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स टू कंबाइन समथिंग, है ना. इसका नेम से ही क्लियर है कि अगर आप मोर देन वन सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हो तो प्रोडक्ट में आपको सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, है ना. इट कैन बी गिवन एज व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट गिव्स सी. मतलब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट अगर मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. रिएक्शंस इन विच मोर देन वन सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है. जहाँ पे रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, एक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कार्बन. अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग ऑफ कार्बन मीन्स रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन और एयर. क्या यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, वन है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अच्छा, इसमें एक चीज और देखो कि जब भी आप कार्बन को बर्न करते हो आपको वहाँ पे हीट और लाइट दिखेगा. अगर आप कार्बन को बर्न कर रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या दिख रहा है, हीट और लाइट दिखेगा. इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. N2 plus 3S2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया. ठीक है. इसके इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अमोनिया है. तो यहाँ पर भी देख लो दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. इसलिए ये रिएक्शन भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है. ठीक है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के जहाँ पे रिएक्टेंट मोर देन वन हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा. ठीक है. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें. यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट में आपको हीट प्लस लाइट मिला था. ठीक है. मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई थी. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं. ये कॉम्बिनेशन का टाइप नहीं, कोई सा भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है अगर वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी एक्सोथर्मिक हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्सोथर्मिक हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक्सोथर्मिक हो सकता है. बस वहां पे क्या है, अगर प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रहा है तो वो सारे रिएक्शंस क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे. ठीक है. रिएक्शंस which occur with evolution of heat. Reactions which occur with evolution of heat are known as exothermic reactions. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, where more than one substances combine to form a single product. अब एक्सोथर्मिक थोड़ा सा देख लेते हैं. अब ये बीच में आ गया तो इसको पढ़ लेते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है. जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है. और अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक होती है तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. तो वो जो प्रोसेस होगा वो भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है. जैसे अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो प्लस हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा और वहां पे जो ग्लूकोजन है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा. अब ये ग्लूकोज ब्रेक होकर क्या बनाएगा, 6 CO2 प्लस 6
H2O, ठीक है, क्या रहेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे आपको एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है, मतलब रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। देखो ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए कॉम्बिनेशन होना जरूरी नहीं है। एक्सोथर्मिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वहां पे प्रोडक्ट में एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारा था डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सारी चीजें कंबाइन होती थी, यहाँ पे क्या होंगी, चीजें ब्रेक होंगी, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन में टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर वन प्रोडक्ट बनाते थे, यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक करके मोर देन वन प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन को क्या बोल सकते हैं, वेयर सिंगल सब्सटेंस break down to more than one substances. Single substance breakdowns to, ठीक है, more than one substances are known as decomposition reaction, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, जो सिंगल सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो स्प्लिट होने के लिए उसका एनर्जी चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन में आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस में एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि आपको सब्सटेंस को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब एनर्जी इज रिक्वायर्ड बोले तो एनर्जी यहाँ पे आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। एनर्जी हम लोग दे सकते हैं हीट के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप सब्सटेंस में एनर्जी लाइट, हीट या फिर किस फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो। अगर आप हीट के फॉर्म में देते हो तो इसको अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। Energy is provided in terms of heat, then the reaction is known as thermal decomposition. And if energy is supplied in form of light, अगर आप लाइट पास करा के रिएक्शन करवा रहे हो तो इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब लाइट होता है ना, ठीक है। फोटोकेमिकल मतलब लाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अगर हम लोग किस फॉर्म में करा रहे हैं, लाइट के फॉर्म में करा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करा रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करना होता है हमको, इसमें हम लोग को हीट पास कराना होता है। अब हीट के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, लाइमस्टोन को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इस हीट को स्टेट भी लिख सकते हो एरो के ऊपर, आप या फिर इसको लिख सकते हो कहाँ पे, एलएचएस में लिख सकते हो, ऐसा। तो जनरली इसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में तो आप प्रोडक्ट में प्लस करके लिखते हो, लेकिन अगर रिएक्टेंट में है तो आप उसको एरो के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के बहुत सारे रिएक्शंस हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, फेरस सल्फेट।
phosphor.7H2, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसको अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो सबसे पहले इसके बगल में जो H2O के मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो रिमूव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले इसका कलर था लाइट ग्रीन, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट आएगा उसका कलर लाइट ग्रीन नहीं होगा, वो फेड होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे उसमें से वाटर के पार्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, फेड होते जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको और हीट करते हो, on further heating it decomposes into Fe2O3 SO2 plus SO3। जब आप इसको और हीट करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक स्मेल आ रही है अलग से, ठीक है। उसको होता है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, है ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में ऐसे वाले आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड, ठीक है। व्हाट हैपेंस में आपको रिएक्शन तो लिखना है, प्लस आपको ये बताना है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो। जहां पर भी व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वहां पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताना है, मतलब वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया, उसमें स्मेल चेंज हो गई, है ना। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो अगर आप इसको पहले हीट करते हो तो पहले उसका कलर फेड होगा और बाद में उसमें स्मेल आएगी जिसकी, बर्निंग सल्फर की। सेकेंड टाइप हो जाएगा इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मैं पहले बता दी, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब यहाँ पे आप सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। लाइट यूज कर रहे हो मतलब आप सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, लाइट के सामने एक्सपोज कर रहे हो और वो फिर लाइट एनर्जी गेन करके क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, when silver chloride is exposed to sunlight it breaks down into silver and chlorine gas, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। आपको याद होगा we need to balance the equation in order to satisfy law of conservation of mass। तो वो आपको सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड ही लिखना है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये ब्रेक हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। ये तो हो गया उसका केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि पहले ये था व्हाइट कलर का, अब इसका कलर हो गया ग्रीन। ये तो गैस है, ये क्या होगा, वहां से बाहर आ जाएगा। वहां पे जो सिल्वर बचेगा, सिल्वर कलर और ग्रे कलर सेम होता है, ठीक है। तो पहले ये व्हाइट कलर का था, अब इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। इस रिएक्शन का यूज फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। बस यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की जगह हम लिखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। रिएक्शन सेम होगा, जैसे ये ब्रेक हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में, ये ब्रेक होगा सिल्वर और ब्रोमीन, बाकी पूरा रिएक्शन सेम है। तो इसका ये एप्लीकेशन याद रखना, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ठीक है। एंड थर्ड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड टाइप यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप सिंपली क्या करते हो, उसमें करंट पास कराते हो, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आप जनरली बैटरी के रिएक्शंस के लिए सुनते होंगे, ठीक है। तो वो सारे रिएक्शंस क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, अगर हम लोग वाटर में करंट पास करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर डिस्टिल वाटर लेते हो तो आपको पता है कि डिस्टिल वाटर क्या है, इंसुलेटर है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो उसमें अगर आप करंट पास कराओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट में भी सॉल्ट
या फिर कोई एसिड ऐड कर देते हो, तो अब वो क्या है, अब वो कंडक्टर है। अब उसमें से अगर आप करंट पास कराते हो तो करंट पास होगा। तो आप उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, कोई एसिड मिला दो, अब उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे क्या होगा, प्लस आपको यहाँ पर दो चीजें मिल जाएंगी, हाइड्रोजन मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे, इसके हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और यहाँ पे हम दो क्या ले रहे हैं, मेटल के रॉड्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको करंट पास कराना है ना, तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, दो मेटेलिक रॉड लेना पड़ेगा। अब इसको आप कनेक्ट कर दो बैटरी से, एक को कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से और दूसरे कर रहे हैं नेगेटिव साइड से। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर लिए, जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये हो जाएगा कैथोड और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हो जाएगा एनोड। ठीक है, यहाँ पे वाटर ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पर जनरली आपको पता होगा H प्लस होता है और वो क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये प्लस वाला जाएगा यहाँ पे। कैथोड में आपको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और ये नेगेटिव था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव वाले रॉड पे। यहाँ पर जो गैस आएगी वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपली जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसका सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन स्टिक में लेना है क्योंकि वो सॉलिड स्टिक में इंसुलेट होगा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिए, उसमें क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी पास किए, पॉजिटिव पार्ट जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लेती हूँ NaCl, सपोज ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो NaCl में Na में प्लस साइन होता है, Cl में माइनस, तो ये Na आपको मिलेगा कहाँ पे, नेगेटिव रॉड पे, और Cl आपको कहाँ पर मिलेगा, पॉजिटिव रॉड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि यहाँ पर जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है, वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, पॉजिटिव वाला मिलेगा आपको कैथोड में और नेगेटिव वाला मिलेगा आपको एनोड में। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की खासियत है कि यहाँ पर आपको रिएक्शन कैरी करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ता है, मतलब सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये हमारा एक और टाइप हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक देखा था, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन व्हिच ऑकर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जहां पे हीट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, और जहां पे हीट रिलीज होती है वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। मतलब अगर किसी बीकर में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और अगर आप बीकर को टच करके देखते हो तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, और अगर आप क्या ले रहे हो, आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस करवा रहे हो तो वो आपको कैसा लगेगा, बहुत हॉट लगेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये जो सारे रिएक्शंस है, ये इसके नेम से ही आपको दिमाग में पहले क्लिक हो जा रहा होगा, हाँ इसका ये मतलब हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिप्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लूँ, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इसलिए इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट लिया हम लोग, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। अगर मैं इसमें डाल दूँ एक रॉड किसकी, जिंक की, इसमें एक रॉड किसकी डाल रहे हैं, जिंक की डाल रहे हैं, तो होगा क्या, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या होता है, फेड होने लगता है। ठीक है, और आपको नीचे यहाँ पर एक मटेरियल दिखेगा ब्राउन कलर का। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा, कौन सा कलर का, ब्राउन कलर का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, पहले ये था कॉपर सल्फेट,
पहले ये सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था, उसमें आप ऐड कर दिए थोड़ा सा क्या, जिंक ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और आपको ये जो नीचे ब्राउन कलर दिख रहा है वो कॉपर का, ठीक है, और इसका कलर फेड क्यों हुआ, इसका ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट की वजह से, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वहां पे कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, इसलिए इसका कलर क्या हुआ, धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा, और ये जो नीचे ब्राउन कलर दिख रहा है वो ब्राउन कलर क्या है, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, ये सल्फेट जो है ये एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शंस वेयर वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें ये जो है सेकेंड पार्ट वो सॉल्यूशन में रहता है, या कंपाउंड बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है ये। अब इसमें देखो अगर मैं इसका अपोजिट ली होती, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं जिंक सल्फेट और उसमें कॉपर का रॉड डालते हैं तो रिएक्शन नहीं होता, रीजन ये है कि देखो कि यहाँ पर जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, तो सिर्फ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेस वाले मोर को रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना, अगर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर पाती तब तो रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं, तो ये एक चीज ध्यान रखना, ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, वो उसके लिए एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी की, वो तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, अभी कभी के लिए बस इतना याद रख लो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसका नेम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब अगर ए बी को रिप्लेस करा तो बी भी क्या करेगा, ए को रिप्लेस करेगा, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर, मतलब दो सॉल्यूशन चाहिए होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम, यहाँ पे आप ये देख रहे हो हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं बैरियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का, और ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कलरलेस, ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ही आप इसको इसमें मिक्स करते हो आपको तुरंत वहां पर एक व्हाइट कलर की पीपीटी दिखेगी और उसके ऊपर में एक लिक्विड दिखेगा, ठीक है, तो वो जो व्हाइट पीपीटी है वो क्या है, बैरियम सल्फेट है, और वो जो ऊपर सॉल्यूशन है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि बैरियम जा रहा है सोडियम की जगह पे और सोडियम जा रहा है बैरियम की जगह पे, तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर है, डिफरेंस सुनना है, डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट जाके उस कंपाउंड से दूसरे वाले एलिमेंट को रिप्लेस करता है, लेकिन यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखना जनरली यहाँ पर क्या होता है, एक पीपीटी बनता है, अगर आप इसका अपोजिट लिखते हो तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है, अगर इसका आप उल्टा लिखते हो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, तो जब दोनों रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज कर लेते हैं, सिंपल सा एक्सचेंज हो रहा है, जो कंपाउंड है दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
एंड लास्ट टाइप इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा ये जो टर्म है रेडॉक्स, ये दो वर्ड से बना है। यहाँ पर आर ई का मतलब है रिडक्शन, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आर ई डी का मतलब क्या है रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ये बनेगा रेडॉक्स रिएक्शन। उसके पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन सुन के तो एकदम क्लियर हो जा रहा है कि ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ लेना देना है इसका, है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर आप वहां पर क्या कर रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब रेडॉक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग रिएक्शन को, जाहिर सी बात है अगर आप एक में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो मतलब किसी से तो निकाल रहे होगे, आप एक का ऑक्सीजन हटा के दूसरे को दे रहे हो, मतलब जिससे ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो उसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा रिएक्शन से समझते हैं वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, ठीक है। आप क्या किए, इसका ऑक्सीजन उठा के किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए, ये क्या बन गया H2O। आप कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन उठा के किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए, तो वो क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो। जब आप कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना रही हो तो ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, अपन रिमूव कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, रिडक्शन। सेकेंड केस में क्या होगा, आप हाइड्रोजन से वाटर बना रहे हो, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा इसका एक और कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन को आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और अगर वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, H2S plus Cl2 कर रहे हैं, क्या बन रहा है 2HCl plus सल्फर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, H2S से जब आप S बना रहे हो, सल्फर बना रहे हो, तो हाइड्रोजन क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो। रिमूव का मतलब ऑक्सीडेशन, उल्टा होता है ना, अपोजिट है। ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन। क्लोरीन से आप बना रहे हो HCl, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। ऐसा होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर दो और टर्म आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड
reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent which helps in oxidation, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन करेगा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ऐड करना. तो जो ऑक्सीजन ऐड करता है किसी और कंपाउंड, किसी और सब्सटेंस में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और अगर वो अपना ऑक्सीजन लेके किसी और के में ऐड कर रहा है तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा. मतलब सब्सटेंस undergoing reduction is oxidizing agent. समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है. जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. इसीलिए अपना ऑक्सीजन वो किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को. मतलब वो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है. अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. और अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है. अब हाइड्रोजन को देख लो, ये किसी से ऑक्सीजन ले रहा है, गेन कर रहा है. तो अगर वो किसी से ऑक्सीजन छीन लेता है मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. So substances undergoing oxidation are reducing agent and substances undergoing reduction are oxidizing agent. अपोजिट होता है ना, ठीक है. जैसे इसमें बताओ क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग. अच्छा, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि जब आपको क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड also identify the oxidizing agent and reducing agent. तो आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट से सेलेक्ट कर लेते हो. यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में भी हम रिएक्टेंट्स का ही बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. सेकेंड वाले में भी हम लोग रिएक्टेंट्स में ही बताए क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, वो तो रिजल्ट में आ रहे. यहाँ पे लेन देन कौन कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कर रहे हैं. इसलिए जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताओगे तो आपको रिएक्टेंट्स में ही चूज करना है, ठीक है. और कैसे चूज करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रेडॉक्स रिएक्शन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ दिखता है, ठीक है. एक तो ये आपको दिखता है रस्टिंग. रस्टिंग का जो प्रोसेस है, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन है ना. तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. बैटरीज, जो भी आपकी बैटरीज है, इन्वर्टर की बैटरी हो चाहे व्हीकल की बैटरी हो, जितनी भी बैटरीज है ना, चाहे वो स्मॉल सा सेल क्यों ना हो, उन सारे सेल्स और बैटरीज में जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, ठीक है. डेंसिटी, ये हम लोग को पढ़ना है डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इन एयर, ठीक है. आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जो ऑयली फूड्स होते हैं उसको अगर आप बहुत दिन तक रखो तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है. तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड. अब ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो भी आपका फूड मटेरियल है वो एयर से क्या कर ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है. नॉर्मली आप देखोगे कि आप चिप्स का पैकेट ओपन करके छोड़ देते हो, अगर आप उसको 10 मिनट भी छोड़ दो तो 10 मिनट बाद वो खाने लायक नहीं होता, ठीक है. रीजन क्या है, उसकी वहाँ पर क्या होती है, डेंसिटी होती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलो कि अरे ये तो नम हो गया है, ये सिल गया है, उसकी जगह आप क्या यूज कर लो, ऑक्सीडाइज हो गया,
ठीक है, जिससे कि आपको टर्म्स जल्दी याद होंगे। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल। अब अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो आप उसमें जनरली क्या करते हो, नाइट्रोजन गैस यूज करते हो, ठीक है। जो भी आपका चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, इन सारे जो भी फूड पैकेट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अगर आप उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालोगे तो आपको पता है कि कोई भी स्पेस में वो एम्प्टी नहीं रहता, है ना। अगर वहाँ पे आप नाइट्रोजन नहीं डालोगे तो उसमें एयर आ जाएगा, एयर मतलब ऑक्सीजन आ गया, इसलिए आप उसमें क्या डालते हो, नाइट्रोजन गैस डालते हो, ठीक है। इन सबको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, नेम से ही क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो आप उसमें एडिशनल सब्सटेंस ऐड करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर इसका है, वो है एप्लीकेशन है, दैट इज कोरोजन। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखी हूँ रस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ, रस्टिंग। तो रस्टिंग तो हम सब ने सुना है, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन उसमें क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है अगर आप उसको क्या करो, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखो, ठीक है। कोरोजन भी सेम प्रोसेस है, एक्चुअली रस्टिंग जो है वो कोरोजन का एक स्पेशल केस, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है decay of metal surface in presence of air and moisture। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी कोई भी मेटल है उसको अगर आप क्या कर रहे हो, एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसका जो सरफेस है वो खराब होने लगता है। जैसे आयरन का है, आयरन का आर्टिकल आप बाहर फेंक दो, बाहर रख दो, तो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है, उसका धीरे धीरे डिके होने लगता है, रस्टिंग होने लगती है, ठीक है। तो जब आयरन का कोरोजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, और किसी दूसरे मेटल का अगर कोरोजन होगा तो उसको हम बोलेंगे कोरोजन होगा, ठीक है। अब आयरन को इतना फुटेज क्यों, मतलब कॉपर के लिए और जितने भी जिंक है, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग कोरोजन बोल रहे हैं और आयरन के लिए क्या बोल रहे हैं, रस्टिंग बोल रहे हैं। रीजन ये है कि आयरन का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें या तो डायरेक्टली आयरन से बनी होती है, आयरन के एलॉयज से बनी होती है ना। तो आयरन बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। और अगर इसमें रस्टिंग होती है तो हमको बहुत नुकसान होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गए, पाइप्स हो गई, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इनका जब कोरोजन होता है तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब हम सबसे ज्यादा फेमिलियर आयरन के कोरोजन से ही है, सबसे ज्यादा नुकसान हमको इसी से होता है, इसलिए इसका हम लोग अलग से नेम रख दिए क्या, रस्टिंग। तो कोरोजन मीन्स डीके ऑफ मेटल एंड रस्टिंग इज कोरोजन ऑफ। तो वैसे आप कोरोजन में ज्यादा डील नहीं कर रही हूँ